चैप्टर नंबर 14, लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, लाइक अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द ह्यूमंस, तो उनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम बहुत मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो जो हमारा बेसिकली इसमें मेन कंसर्न होगा वो ये है कि हम इसमें ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट किसका? ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द सेल, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट आउटसाइड द सेल। अच्छा, फिर ये इन दोनों जो बेसिक मैकेनिज़म्स हैं या दोनों जो बेसिक प्रोसेस है बेसिकली इनसाइड द सेल न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट और आउटसाइड द सेल वेस्ट की ट्रांसपोर्ट, इसमें कौन कौन से मेजर सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं और उनका मैकेनिज़्म क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं। उसके अलावा अगर उनकी जो ऐसी कंडीशंस हैं, यानी कि मैल कंडीशंस हैं, ये मैल नरिशमेंट है या जो है वो थोड़ी सी इल कंडीशंस हैं, तो उस कंडीशन में कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दैट। उसके बाद है दैट नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्या होती है? उसका जो वन वर्ड आंसर है वो ये है, बिकॉज वी नीड एनर्जी। सेल्स नीड एनर्जी। सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है डिफरेंट फिजिकल केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए। और उसके अलावा दे आल्सो हैव टू ट्रांसपोर्ट एंड रिमूव द वेस्ट। जो अगर आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स अगर बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं तो दे आर मेटाबोलाइज, मेटाबॉलिज्म हो रहा है उनका। उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी से हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं। तो सिंपल वन वर्ड इसकी जो रीज़न है वो ये है दैट वी रिक्वायर एनर्जी या सेल रिक्वायर एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में सबसे पहला है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे दैट द रूट्स ऑफ अ प्लांट नॉट ओनली एंकर द प्लांट। बेसिकली जो रूट्स होती हैं प्लांट की, उनका काम करना सिर्फ प्लांट को एक फिक्स करना इन द सॉइल या उसे फिक्सेशन प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द अर्थ, और उस पानी के साथ जितने भी मिनरल्स आ रहे हैं उसको भी एब्जॉर्ब करना और उसको प्लांट तक पहुंचाना, ये सब जो है इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूट्स। और जब ये मैकेनिज़्म हो रहा होता है कि रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही होती है विद द मिनरल्स, तो ये भी क्या है, ये ट्रांसपोर्ट है जो कि प्लांट्स में एक ट्रांसपोर्टेशन का एक सिंपल सा छोटा सा फिनोमेना है। एंड टू गेट दीज मटेरियल रूट्स मस्ट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इसके लिए जो है वो लार्ज सरफेस एरिया भी रिक्वायर्ड होता है, डेफिनेटली लार्ज सरफेस एरिया। और ये कहाँ से मिलता है? बिकॉज ऑफ द रूट हेयर्स ऑन द टिप ऑफ रूट्स की टिप्स पर उनकी जो टिप्स होती हैं वो फर्दर बहुत ज़्यादा माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हुई होती हैं, जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। और जितनी ज़्यादा रूट हेयर होंगी सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, जो कि उतना ज़्यादा पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। और जितना पानी एब्जॉर्ब करेंगे उतने मिनरल्स जो प्लांट के पास ज़्यादा आएंगे एंड प्लांट विल फंक्शन मोर बेटर। उसके बाद प्लांट्स एबल टू सिंथेसाइज ऑल द रिक्वायर्ड कंपाउंड्स। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होगी, उसमें सारे के सारे रिक्वायर्ड कंपाउंड्स उसमें खुद मैन्युफैक्चर होंगे। तो उनको जो चीज़ चाहिए होती है दैट इज़ ओनली द वाटर एंड सनलाइट इन द विद द जो साइट होती है ऑफ क्लोरोफिल, वो उनके पास ऑलरेडी होती है। सो दैट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म जिसके ज़रिए वो अपना जो फूड है उसको रिक्वायर करेंगे और जो उनको एनर्जी चाहिए होती है वो खुद ही से ऑब्टेन करेंगे। इसके बाद इसी के साथ है मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट। मिनरल एब्जॉर्प्शन भी उसी तरह से होगी, बिकॉज
यहाँ पर भी रूट का ही मैकेनिज़्म आएगा, रूट हेयर का मैकेनिज़्म आएगा। एंड जो मिनरल्स प्लांट को जो भी मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वो थ्रू रूट वाटर जो वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया होता है उसी के ज़रिए अवेलेबल होते हैं। एंड देन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ये जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन, वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कि रूट्स जब पानी को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं तो वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। जिस तरह पहले इसको देख लेते हैं। द अपटेक ऑफ मिनरल्स बाय रूट सेल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव अपटेक एंड एक्टिव अपटेक इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड द पैसिव अपटेक इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन। दोनों तरह के इसके अंदर जो है वो प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में डिफ्यूजन होती है और एक्टिव में एटीपी यूज़ होते हैं, लाइक ऑल ऑफ यू नो। फिर इसमें जो है वो डिफरेंट पाथवेज आ जाते हैं, लाइक एपोप्लास्ट पाथवे, सेकेंड है सिम्प्लास्ट पाथवे, एंड थर्ड इज वैक्यूलर पाथवे। अच्छा, अब एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे क्या होते हैं? बेसिकली अगर एक सेल का स्ट्रक्चर है, बिकॉज अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल इज़ लाइक दिस, सेल वॉल है, देन दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद मतलब वैक्यूल है। सिमिलर दिस इज़ द सेकेंड सेल, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद ये जो है वो उसका वैक्यूल है। तो अगर तो पानी जो है वो आ रहा है, लाइक वाटर इज़ कमिंग एंड इट क्रॉसेस द सेल वॉल, सेल वॉल को क्रॉस करता है और अगले सेल की भी सिर्फ सेल वॉल को क्रॉस करता है। तो इन दिस केस वो एक सेल की मेम्ब्रेन को 2 दफ़ा क्रॉस करता है, कि लाइक एक ये वाली सेल वॉल और इसी सेल को लीव करते हुए इसी सेल की जो इस तरफ वाली एडजेसेंट सेल वॉल एरियाज को, तो 2 टाइम्स जो है ये क्रॉस करता है। दिस इज़ नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे। वाटर मॉलिक्यूल्स अगर एक ही सेल के मेम्ब्रेन को 2 टाइम्स क्रॉस करते हैं तो दैट इज़ नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है कि पानी जो है it is traveling, it will travel through the cell wall, then cell membrane, again cell membrane, and then cell wall को लीव करता हुआ अगले सेल की तरफ जाएगा। तो in this case the water has travelled from one cell crossing the membrane कितनी दफ़ा क्रॉस किया? 4 टाइम्स, 4 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, तो उसे हम कहेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। और वैक्यूलर प्लास्ट पाथवे क्या होता है कि इफ़ दिस आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, सेल वॉल को क्रॉस किया, सेल मेम्ब्रेन को, देन वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, अगेन वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को एंड सेल वॉल को, तो 6 टाइम्स मेम्ब्रेन्स को क्रॉस किया, दैट इज़ नोन एज वैक्यूलर पाथवे। तो ये 3 तरह के पाथवेज होते हैं दैट दे आर इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। उसके बाद इसमें आ जाता है दैट कुछ आइंस जो हैं दे आर टेकन अप बाय द रूट्स थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्या होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सिलेक्टिव एंड डिपेंडेंट ऑन रेस्पिरेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिलेक्टिव क्यों होती है? सिलेक्टिव तब होती है, सिलेक्टिव इसलिए होती है कि अगर हम ये देखते हैं या प्लांट ये देखता है कि जिस आइन को उसने लेकर आना है क्या वो उसके लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं। अगर तो बेनिफिशियल है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पे डिपेंडेंट इसलिए होती है क्योंकि रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट में एटीपी बनते हैं, और अगर एटीपी होंगे तो ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। तो इसके अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स हुआ है। इसके बाद इसी के साथ है, बेसिकली मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया लेकिन इसको दोबारा यहाँ पे, अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स, इसमें सारी बातें वही लिखी हुई हैं कि
जो वाटर की जो अपटेक है बाय रूट्स वो किस तरह से होती है, उसमें ऑस्मोसिस हो जाते हैं, ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म आ जाता है। और सेल मेम्ब्रेन जो इट इज़ डिफरेंशियली पार्शियली परमिएबल टू सम सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन। सेल मेम्ब्रेन चूँकि लिपिड्स की बनी होती है तो वो डिफरेंशियली परमिएबल होती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर में अगर डिज़ोल्व हुए हुए हैं तो सेल मेम्ब्रेन उसको जाने भी देती है, कई दफ़ा उसको रोक भी दिया जाता है। अगर वो रुक जाएंगे तो देन दे आर ट्रांसपोर्टेड वाया स्पेशल गेट्स। और इसके बाद नीचे जो है वो इसी के वही पाथवेज लिखे हुए जो मैंने एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रेटिकुलर पाथवे आपको बताया।